राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा दौरे का आज अंतिम दिन। राष्ट्रपति आज कटक स्थित राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में आयोजित आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। कहा, आधुनिक पुलिसिंग में तकनीक का अहम रोल। 8 साल पहले आंतरिक सुरक्षा के सामने थी कई चुनौतियां, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में आई कमी। त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक प्रचार मैदान में उतरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा के चुनावी दौरे पर। प्रधानमंत्री की आज राज्य में 2 चुनावी जनसभाएं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 एम्पावर समूह की 2 दिवसीय इंसेप्शन मीटिंग आज से आगरा में होगी शुरू। महिलाओं को सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाना है आयोजन का उद्देश्य। और तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। मृतकों की संख्या 24,000 के पार। भारत ऑपरेशन दोस्त के जरिए कर रहा है मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल के अभियान को सराहा। कहा, तुर्की के लोगों के साथ खड़ा है भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज कटक स्थित राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने कल भुवनेश्वर स्थित राजभवन में नए अभिषेक हॉल का उद्घाटन किया था। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अपने चरम पर है। सबसे पहले त्रिपुरा की 60 सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होना है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने राज्य में मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा के चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज त्रिपुरा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली रैली धलाई जिले के अंबासा में होगी, जबकि दूसरी रैली गोमती में होगी। तो ऐसे में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव प्रचार जो है वो चरम पर है। और ऐसे में जो तमाम राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। ऐसे में भाजपा की जो सरकार है उसने तमाम विकास की परियोजनाएं यहां पर शुरू की और जिसका साफ तौर पर उदाहरण देखने को मिला कि जो कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें और साफ तौर पर जो विकास का ढांचा है उसको और जो मजबूती प्रदान की गई है वो इस सरकार में प्रदान की गई है। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में काफ़ी अहम है, क्योंकि चुनावी रैलियों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में तमाम बड़ी बातें निकल कर यहाँ पर सामने आएंगी। कुमार आलोक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक का रुख करते हैं। कुमार आलोक, साफ तौर पर क्योंकि हम जानते हैं कि तैयारियां जो हैं वो चरम पर है, चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में सभी राजनीतिक जो दल हैं वो पुरजोर आजमाइश कर रहे हैं यहाँ पर कि वो अपनी सरकार यहाँ पर बना सके। ऐसे में साफ तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और इस रैली में तमाम बड़ी बातें भी निकलकर सामने आएंगी। विकास के ढांचे को कितनी ज्यादा मजबूती और कितना बदलाव लोगों के जीवन में यहाँ देखने को मिला है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या स्थिति है ये बताइए। यहाँ पर प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। धुलाई जिला है ये, लेकिन जो हेडक्वार्टर है इस जिले का वो अंबासा शहर है। और अंबासा शहर से थोड़ी दूर पर एक ग्रामीण इलाके में
यहाँ पर प्रधानमंत्री की रैली होगी, पहली रैली है यहाँ पर। उसके बाद दूसरी रैली गोमती जिले में होगी, उदयपुर के पास। यहाँ की जो रैली है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ट्राइबल एरिया है ये। और ट्राइबल एरियाज में प्रधानमंत्री की अपनी रैली का शुभारंभ करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि विकास के मानकों की आपने बात की, हमने अभी जब बात कर रहा था लोगों से, तो लोगों से जो ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ पर एक चीज़ हम ट्रेडिशन देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट में खासकर, कि आप जब रैलियां होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे अन्य किसी भी दल की हो, तो एक जो पूरा गांव की जो ग्रामीण आबादी होती है, तो एक इकोनॉमी यहाँ पर देखने को मिलती है कि हर एक घर में आप देखें कि होटल खुल गया है और घरों में लोग रैली में आने जाने वाले को खिला रहे हैं और उससे उनका जीवन यापन होता है या उनकी कमाई होती है। तो वहाँ पर हमने जब बात की लोगों से, तो उनका कहना था कि ये जो 5 साल पहले की जो सरकार आई है उसने विकास के मानकों को तोड़ा है। आप देख सकते हैं कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर रोड ही नहीं होगा, कनेक्टिविटी ही नहीं होगा, तो विकास कैसे होगा। और आज हम लोग जो विकास की यहाँ पर खासकर रोड की उन्होंने चर्चा की ग्रामीण इलाकों के लोगों ने, कि जिस तरीके से रोड का जाल बिछाया गया इन 5 वर्षों में, तो ये अपने आप में अविश्वसनीय है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की जो उनकी जो विकास कार्य रहे हैं, इस बार विकास सिर चढ़ के यहाँ पर बोल रहा है। अब रही बात दूसरे चीज़ों की आप बात करें, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, तो अपने आप में रेल कनेक्टिविटी का होना भी, जो पूरी नॉर्थ ईस्ट एक तरह से पूरा कटा हुआ था। लेकिन सरकार की लुकिस्ट जो नीति थी 5 साल पहले, जो लुकिस्ट की उन्होंने जो नीति अपनाई, उसको लुक एक्ट में बदला। और यही कारण था कि हीरा प्रोजेक्ट के तहत तमाम तरह के विकास के जो मानक है यहाँ पर गढ़े गए। और यही चीज लेकर के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन चीजों को मतदाताओं के बीच भुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जो विकास के मानक हमने गढ़े हैं, उसी का 5 साल हमें और चाहिए। और एक रोड मैप उन्होंने 5 साल के जो रोड मैप है उनका, और वो जनता को बता रहे हैं कि अब हमारा जो मानक होगा वो क्या होगा। बिल्कुल, हम जब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो संस्कृति और परंपरा और विरासत, ये साफ तौर पर वहां पर देखने को मिलती हैं। उनमें कितना बढ़ावा देखने को मिला है अगर हम बीते 5 सालों की बात करें, क्योंकि साफ तौर पर मुख्य धारा से जोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं जो संस्कृति है, विरासत है और जो धरोहर है, उसको भी बढ़ावा मिलता हुआ यहाँ पर नजर आया है। देखिए, यहाँ की संस्कृति अपने आप में अलग है। जो भारत के अन्य जो इलाके हैं उससे नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति, उनका कल्चर, उनका खान पान, उनका पहनावा बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर हम विकास के मानकों की अगर हम बात करें, तो पिछले 70 सालों में अगर हम बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट को एक तरह से कट के देश के अन्य हिस्से से कटा हुआ था। और सरकार ने जब लुकिस्ट की नीति अपनाई, तो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो संस्कृति के संरक्षण का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में ड्रास्टिक चेंजेस आया है इन 5 सालों में। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि हमने जो घोषणा पत्र या संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जारी किया है, उसमें साफ साफ कहा कि चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे वो संस्कृति की बात हो, चाहे वो विकास के अन्य मानक हो, किस तरीके से एक तरह से ड्राइव किया गया है कि हम अगर अगली बार हमारी सरकार बनती है तो हम क्या करेंगे। आप अगर लोक लुभावन मुद्दों की हम बात करें, तो इस संकल्प पत्र में ये भी था कि जो छात्राएं हैं, जो मेधावी छात्राएं जो हैं, उन्हें फ्री स्कूटी दिया जाएगा। जो और स्टूडेंट्स हैं, जो मेधावी स्टूडेंट्स हैं, उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके अलावा जहां बेटी अगर पैदा होती है किसी के घर में, तो उसको 50,000 रुपया तुरंत नगद राशि उनको दी जाएगी। इससे एक नगद राशि का प्रोत्साहन तो है, साथ साथ ये भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है प्रधानमंत्री का या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उसको भी परिभाषित करता है कि आप बेटियों को जो हमारे समाज में जो गैर बराबरी की नज़र से देखा जाता है, उसको भी एक बूस्ट मिलेगा लोगों के अंदर कि नहीं, बेटी भी बेटों से कम नहीं है। बिल्कुल, साफ तौर पर नारी शक्ति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, उनके सशक्तिकरण को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है और उसकी बानगी हर जगह देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है, जानकार बनिए,
सतर्क रहिए। सही कह रहा है। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में आज भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS प्रोबेशनर्स के 74 RR बैच की पासिंग आउट परेड हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर परेड में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। परेड में कुल 195 अधिकारी प्रशिक्षु ने हिस्सा लिया। इनमें 166 IPS अधिकारी प्रशिक्षु और 29 विदेशी अधिकारी प्रशिक्षु शामिल हैं। इसमें 37 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल ने कहा था कि ये कॉलेज भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक प्रेरक उदाहरण बनेगा। सरदार पटेल ने इस कॉलेज की स्थापना के वक्त ये कहा था कि एक कॉलेज भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है। पीछे मुड़कर देखने पर इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह एक प्रेरक उदाहरण बनेगा। इसे अपने साथ दूसरों का भी निर्माण करना है। इसे अपने छात्रों के बीच वो प्यार और सम्मान पैदा करना है जो एक समय में शैक्षिक संस्थान का गौरव और विरासत हुआ करता था। और वहीं गृह मंत्री ने कहा कि 8 वर्ष पहले देश के आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियां थीं। आज हमने जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी लाई है। 8 साल पहले के देश की आंतरिक सुरक्षा का परिदृश्य देखे तो 3 बड़े हॉटस्पॉट देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से नासूर बनकर हमारे सामने थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं, पूर्वोत्तर के अंदर इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में बढ़ती वामपंथी हिंसा। आज हम 8 साल के बाद देखते हैं तो ये तीनों थिएटर में काफी हद तक हमने कंट्रोल पाने में सफलता प्राप्त की है। और वहीं अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 25 साल की चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की उन्होंने शुरुआत की। कुल 195 अधिकारी प्रशिक्षु अकादमी में चरण 1 का बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुझे आनंद है कि इसमें 41 महिला अधिकारी हैं। इसमें 166 IPS प्रशिक्षु अधिकारी और 29 प्रशिक्षु अधिकारी हमारे पड़ोसी देशों से भूटान, नेपाल, मालदीव और मॉरिशस से है। मैंने जब देखा कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन में सबसे ज्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड के प्रशिक्षु हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने वाले 25 साल की चुनौतियों को निपटने के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की है। जो पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन हमारे देश के सभी पुलिस संस्थानों को टेक्नोलॉजी की दृष्टि से न केवल विश्व के टेक्निकल चुनौतियों के अनुरूप बनाएगा, इसके साथ साथ हेड कांस्टेबल से लेकर DGP तक की पूरी पुलिस प्रणाली को टेक्नो सेवी भी बनाएगा। और वहीं अब बात अफवाहों पर लगाम लगाने की,
सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार अब वोटर आईडी और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक ट्विटर हैंडल से इस खबर की सच्चाई बताई है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार ये खबर पूरी तरह से फर्जी और निराधार है। आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक कराना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि वो अफवाहों से बचें और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही किसी भी खबर या वीडियो की सत्यता को हमेशा जांचें। अनावश्यक वायरल होने वाले संदेशों से हमेशा बचें। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उत्तरी पूर्वी राज्यों के सांसदों ने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 फरवरी को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम पोर्टल के साथ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत अब युवा संगम में पूर्वोत्तर के युवाओं को देश के अन्य राज्यों और अन्य राज्यों के युवाओं को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की परंपरा, संस्कृति, पर्यटन स्थल, खान पान, भाषा और विविधता को जानने का मौका मिलेगा। इसमें 18 से 30 आयु वर्ग के 1000 युवाओं, जिसमें पूर्वोत्तर के 300 और अन्य राज्यों के 700 युवाओं को देश के अन्य राज्यों में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि युवा संगम इस अमृत काल में भारत की भावना को और मजबूत करने का काम करेगा। इस युवा संगम हमारे देश में अपने आप में एक महत्व रखती है। भारत की कुछ शब्द ऐसे हैं, सभी भाषाओं में एक ही होता है, और युवाओं को संगम में जोड़ना ये इस कार्यक्रम की प्रयास है। इसमें घर में जैसे अतिथि आता है, ऐसे ही आत्मीयता के साथ नौजवानों को जब हम देश को समझाएंगे, मित्रों, कोई हमको अलग नहीं कर सकता है। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना किया गया है। युवा संगम पोर्टल के साथ पायलट प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के इस अवसर पर केंद्रीय खेल एवं युवा कार्य और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में उत्तर पूर्वी राज्यों के सांसदों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकार की ये पहल पर्यटन, परंपरा, प्रगति और परस्पर संपर्क के 4 व्यापक क्षेत्रों में बहुआयामी अनुभव प्रदान करेगा। नॉर्थ ईस्ट, जिसको लुक ईस्ट पॉलिसी के रूप में यूपीए की सरकार देखती थी, एक्ट ईस्ट की सोच को लेकर चले हैं और इस अष्टलक्ष्मी का सही मायने में उद्धार किसी ने किया। उस क्षेत्र का अगर पूरी तरह से शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, रेल हो, हवाई पट्टी हो, तो नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों में होने का काम हुआ है। जब हम युवा संगम की बात करते हैं तो हम दुनिया के उस देश की बात कर रहे हैं जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी किसी देश में है तो हमारे भारत में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को बदलाव करने के विकास रास्ते में ले जाना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो, जो भी सेक्टर आप देख लीजिए, हर सेक्टर में लास्ट 9 ईयर्स में एक बदलाव आया है। देश के जनता में सोच में बदलाव आए, भारत के बारे में दुनिया का अलग अलग देश सोच में बदलाव आए हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की नई पहल युवा संगम की शुरुआत भारत के लोगों में आपसी जुड़ाव को और मजबूत करने और उत्तर पूर्वी एवं अन्य राज्यों की युवाओं के बीच आपसी समझ और तालमेल बढ़ाने के लिए सही मायने में एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी QCI के तहत आने वाली भारत की राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली को हाल के ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स यानी
GQII में दुनिया में 5वां स्थान हासिल हुआ है। GQII में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के आधार पर दुनिया में 184 देशों की सूची तैयार की गई है। मानकीकरण प्रणाली में 9वीं और माप संबंधी यानी मेट्रोलॉजी प्रणाली में दुनिया में 21वें पायदान के साथ भारत की समग्र QI प्रणाली रैंकिंग शीर्ष 10 में 10वें पायदान पर बनी हुई है। ये बहुत हर्ष का विषय है कि भारतीय एक्रेडिशन सिस्टम जो कि QCI के द्वारा स्थापित किया हुआ है, उसमें भारत को पूरे विश्व में 5वां स्थान मिला है। पूरे विश्व में 184 देशों के बीच में जो रैंकिंग की गई थी उसमें भारत को 5वां स्थान मिला है और भविष्य में हम लोग इसी तरह बेहतर काम करके और भी इसे ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। और अब दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही कुछ खबरों पर एक नजर। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध और पश्चिम के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने अटलांटिक महासागर में अपनी तोपों की क्षमताओं का परीक्षण करते हुए एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट के फुटेज जारी किए हैं। इस महीने के अंत में चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में एडमिरल गोर्शकोव के भाग लेने की उम्मीद है। रूसी रक्षा मंत्रालय के पिछले बयानों के अनुसार एडमिरल गोर्शकोव हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइलों से लैस है, जिनकी रेंज 900 किलोमीटर है और ये ध्वनि की गति से कई गुना अधिक गति से यात्रा कर सकती है। दूसरी ओर ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई नाटो देशों के पूर्व सैन्य पेशेवर यूक्रेनी गार्डों, सैनिकों और नागरिकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये पूर्व सैन्य पेशेवर खार्किव के पास एक गुप्त अड्डे पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के तुरंत बाद स्थापित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संस्थापक डैनियल रिडले ने पारदेशिक रक्षा बलों, सीमा रक्षकों, राष्ट्रीय रक्षकों, स्वयंसेवकों और नागरिकों को प्रशिक्षित करने के लिए पूर्व नाटो प्रशिक्षकों और चिकित्सा पेशेवरों की एक समर्पित टीम बनाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने अपनी अपनी राजधानियों पर हमलों के बाद लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि करते हुए मुलाकात की। बोल्सोनारो के समर्थकों ने लुला को बाहर करने के लिए सैन्य तख्तापलट के आह्वान में 8 जनवरी को ब्रासीलिया में सरकारी भवनों पर हमले किए थे, जबकि ट्रंप समर्थकों ने यूएस कैपिटल पर धावा बोला था। पेरू की राष्ट्रपति दीना बोलवार्ड ने कांग्रेस से चुनाव को जल्द कराने की मांग की है। 7 दिसंबर को वामपंथी राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाने के बाद इस साल मध्यावधि चुनाव कराने को लेकर सांसद आपस में भिड़े हुए हैं, जिसने अब तक 48 लोगों की जानें ले ली हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को 2024 पेरिस ओलंपिक में भाग लेने से प्रतिबंधित करने के अपने आह्वान को दोहराया है। यूक्रेन ने कहा है कि खेलों में रूस की उपस्थिति हिंसा और अराजकता की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करेगी। इसी बीच लिथुआनिया के खेल मंत्री ने कहा है कि अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया सहित 35 देशों की बैठक में मांग की जाएगी कि रूस को खेल में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यूक्रेन ने रूसी और बेलारूसी एथलीटों के ओलंपिक में शामिल होने पर खेलों का बहिष्कार करने की धमकी दी है। वहीं रशियन फेडरेशन ऑफ एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष इरिना प्रिवलोवा ने जोर देकर कहा है कि वो रूसी एथलीट जो यूक्रेन के साथ युद्ध पर जाने के देश के फैसले का समर्थन नहीं करते, उन्हें ओलंपिक्स में रूस का प्रतिनिधित्व करना नहीं चाहिए। प्रिवलोवा ने कहा कि ऐसे एथलीट तटस्थ स्थिति में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रूस द्वारा प्रदान किए गए विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।